हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है क्लास एट्थ की एन सी आर टी जो है हिस्ट्री की, उसके 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947। तो बेसिकली आज हम कंक्लूड कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक रेलेवेंट पार्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, 1947 तक चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और आज ही जो है ये 8th की जो एन सी आर टी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कैसे ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया टेरिटरीज का, कैसे टेक ओवर किए बहुत सारे किंगडम, कैसे नए लॉ इंट्रोड्यूस करवाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस किए, कैसे चेंज हुई लाइफ पीजेंट टू ट्राइबल्स की, एजुकेशनल चेंजेस हमने 19th सेंचुरी के पढ़े, डिबेट्स रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ वुमेन, चैलेंजेस कास्ट सिस्टम के पढ़े हमने, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म पढ़े, 1857 का रिवोल्ट और उसके आफ्टर मैथ में क्या हुआ। ठीक है, डिक्लाइन हमने क्राफ्ट और ग्रोथ का पढ़ा। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इश्यूज, डू यू थिंक कि इंडिया जो है वो डिसकंटेंट थे ब्रिटिश रूल से? इफ सो, हाउ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस वेर डिससेटिस्फाइड? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हमारी डिटेल वाइज। ठीक है, देखो एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो ये जितने भी अबव मेंशन डेवलपमेंट्स है ना, लेट द पीपल टू आस्क ए क्रूशियल क्वेश्चंस। व्हाट इज कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom it meant? The answer that gradually emerged was India was the people of India. Because India was the people of India, and all the people, irrespective of caste, color, caste, creed, language, or gender, and the country, its resources and system, and were meant for all of them. And with this question, the awareness of British was exercising control over the resource of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be Indians. तो ऊपर वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई ना, उसके बाद एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन माइंड में आया, लोगों के दिमाग में इमर्ज हुआ कि इंडिया आखिर क्या है, किसका है इंडिया? तो ऑल पीपल जो है, लोगों को ये ख्याल आया कि इंडिया जो है, इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो लोग हैं इंडिया के वो है इंडिया। कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर की, लैंग्वेज की कोई नहीं, रिस्पेक्ट ऑफ दिस जो लोग इंडियन थे वो हैं। और कोई बाहर के लोग आकर हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे सारे पावर, हम पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, इन लोगों को भगाया नहीं जाएगा यहाँ से, तब तक इंडिया कुड नॉट बी इंडियंस। ठीक है, इसका, इस फ्रेज का एक जनरल यही मतलब निकलता है कि इंडिया के लोग जो हैं उनका इंडिया तब तक नहीं हो सकता। इंडियन जो है, इंडिया के लोगों का इंडियंस तब तक नहीं हो सकता इंडिया एक एज एन इंडियन, जब तक कि इनकी कंट्रोल, एक फॉरेनर्स की कंट्रोल ना हटाई जाए। तो कॉन्शियस जो है ना इंसान के अंदर की आत्मा, वो जो है क्लियर होने लगी, साफ होने लगी। एंड स्टेटेड के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो फॉर्म हुई आफ्टर 1850s, स्पेशली जो 1870s और 1880s में आई, जिन्होंने क्या किया कि इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जैसे पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन, या मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑफ कोर्स इंडियन। ये सारी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों ने जो है मिल के ये जो एसोसिएशंस बनाई, नोट द नेम, जो पूना सार्वजनिक सभा है वो लिटरली मीन है सार्वजनिक, मतलब इज और फॉर ऑल द पीपल। सर्वा मतलब ऑल, प्लस जनिक मतलब ऑफ द पीपल, सभी के लिए। ये जितनी भी एसोसिएशन ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में फंक्शन करती थी। उनके गोल स्टेटेड थे एज अ गोल कि हर एक इंडियन, नॉट थोज ओनली किसी रीजन के, कम्युनिटी के या क्लास के नहीं, सभी लोग वो आइडियाज़ पे वर्क करते थे कि इंडिया शुड बी स्वर्गन। एक मॉडर्न कॉन्शियस, एक की फीचर ऑफ नेशनलिज्म है जो स्वर्गन, पीपल शुड बी स्वर्गन, मतलब कैपेसिटी टू एक्ट इंडिविजुअली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि दूसरे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। स्वर्गन का मतलब क्या है? हम इंडिपेंडेंटली कोई फैसला ले सके विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन। आर वी स्वर्गन टुडे? यस वी आर इंडिया। हम लोग नहीं है, हम पे तो अपने माता पिता का है वही, बट एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें स्वर्गनिटी के आइडिया की, तो वो यार ठीक है, एक मॉडर्न कॉन्शियस से जो एक की फीचर है नेशनलिज्म का। देखो अदर वर्ड्स में दे बिलीव कि इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, कि अपनी अफेयर्स, जो हमारी कंट्री के अफेयर्स है, जो हमारे सोशल इश्यूज है, जो हमारे रिलीजियस है, जो हमारे एजुकेशन इश्यूज है, जो हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट इशू है, वो हम खुद काम करेंगे। दूसरे क्यों हम पे डिसीजन थोपे? ठीक है, या दूसरे के डिसीजन से हम क्यों इन्फ्लुएंस हुए? ठीक है,
अब डिससेटिस्फैक्शन ब्रिटिश रूल के लिए इंटेंसीफाई हो गया 1870 से 1880 में। जो हमारी नाराज़गी थी ना ब्रिटिश रूल की तरफ, वो बढ़ गई। जो आर्म एक्ट पास हुआ 1878 में, जो इंडियन को डिसअलाउ करता था कि कोई भी हम लोग आर्म अपने पास रखे। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, एनेक्ट हुआ इन एफर्ट टू के साइलेंस करने के लिए जो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की, जो जो क्या कर रहे हैं क्रिटिक से। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं। तो एक्ट ने अलो किया, गवर्नमेंट कंसिफिकेट कर सकता है कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर का, इंक्लूडिंग जो प्रिंटिंग प्रेस है। अगर न्यूज़पेपर पब्लिश होंगे एनी टाइम दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्टिबल इन, कोई भी अगर न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, उसको जो है उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है गवर्नमेंट जो है हथियार लेगी। गवर्नमेंट का जो क्या कर देगी कि कॉन्फिस्केट कर देगी। तो 1883 में देर वार 4 ईयर अवर दी अटैम्प्ट दैट गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इल्बर्ट बिल आया। फिर ये बिल इंपावर करता था ट्रायल ब्रिटिश की और यूरोपियन पर्सनस की और इंडियंस की अलग अलग। तो जो इक्वलिटी थी ब्रिटिश और इंडियन जजेस की इन कंट्री। बट देखो ना, ये बिल क्या कर रहा था कि इंग्लिश और जो इंडियन है, इंडियन और इंग्लिश दोनों को एक ही जज क्या करेगा, एक ही जज जो है ट्रायल पे जब जाएगा तो एक ही जज फैसला सुनाएगा। अब इसको जो है इंग्लैंड में बहुत सारी जो है इसके ऊपर अपोजिशन हुई कि हम इंग्लिश और इंडियन कैसे बराबर हो सकते हैं, तो इनको अलग ट्रीट किया जाए, इनको अलग। तो इसको बिल को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। इस इवेंट ने एक रेशियल एटीट्यूड जो है ब्रिटिश का इंडिया में दिखाया कि कैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें अभी भी एक इन्फीरियर रेस माना जा रहा है। तो इंडिया ऑफ ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियन हैज़ फेल्ट सिन 1880। बट देखो, सबको ये बहुत पहले से लग रहा था कि हमें एक इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने इस डिज़ायर को डीपन किया और गहरा कर दिया इस घाव के। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई। 72 डेलीगेट्स जो हैं पूरी कंट्री से जो है मीट किए बॉम्बे में 1855 में दिसंबर में। अर्ली लीडरशिप दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, एस सुब्रमण्य अय्यर, जो अमॉन्ग अदर्स और भी बहुत थे। वो लार्जली जो बॉम्बे और कलकत्ता से जो नेरोजी जी हैं वो एक बिजनेस और पब्लिस्ट थे, जो सेटल थे लंदन में। पब्लिश होता है जो पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है इन्फॉर्मेशन या राइटिंग रिपोर्ट या स्पीक करता है, बुक्स लिखता है, लंदन में रहते थे, है ना। वो उस टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे लंदन में। और गाइडेड जो यंगर नेशनलिस्ट थे या रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था जैसे A.O. ह्यूम है, वो भी पार्ट थे ब्रिंगिंग इंडियंस जो वेरियस रीजन के टुगेदर लाने के लिए और एक कांग्रेस का निर्माण करने के लिए। अब नेशन इन द मेकिंग, ये ऑफन बीन सैड कि कांग्रेस जो है फर्स्ट 20 ईयर्स में एक मॉडरेट थी इन इट्स ऑब्जेक्टिव और मेथड। मॉडरेट का मतलब क्या है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम, ना ज़्यादा मतलब ना इस पास ना ज़्यादा तारीफों में, ना ज़्यादा क्रिटिसिज्म में, एक बीच का मध्यम मार्ग अपनाया हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हमें और जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हमें और वॉइसेस मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चाहते कि थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और पावर्स दी जाए और इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस जहाँ पे नन एग्जिस्टेड, और प्रोविंसेस में जहाँ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है लोकल पीपल्स की, है ना, इंडियंस की, वहाँ पे जो है दी जाए। इन्होंने डिमांड किया कि इंडिया को प्लेस किया जाए एक हायर पोजीशन में गवर्नमेंट में, इंडियंस को, जो इंडियंस है हायर पोजीशंस में गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। फॉर दिस पर्पल सिविल सर्विस एग्जाम जो है इंडिया में होने चाहिए, नॉट इन लंदन। तो डिमांड जो है इंडियनाइजेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक पार्ट था मूवमेंट का अगेंस्ट रेसिज्म। जो रेसिज्म हो रहा था ना कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो हायर रेस है, वही जो है बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभाल सकती है, इंडियंस जो है उस काबिल नहीं है। सिंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स थी उस टाइम पे वो वाइट पीपल के द्वारा मोनोपलाइज की हुई थी। अब ऑफिसर्स और ब्रिटिश जो है जनरली अज्यूम करते थे कि इंडियंस जो है कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस ब्रिटिश ऑफिसर वे सेंडिंग मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम एंड इंडियनाइजेशन इट वाज अ होप वुड ऑल्सो रिड्यूस इंडियाज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अदर डिमांड इंक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, रिपेल ऑफ आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्योंकि बड़े ऑफिशियल्स जो थे ना उनकी सैलरीज और जो है ना वो इंडियन रेवेन्यू से जाती थी और वो सारी बाहर जाती थी, तो इससे एक ड्रेन ऑफ वेल्थ भी होता था। बड़ी पोजीशंस पे अगर इंडियंस होंगे तो वो पैसा इंडिया में ही रहेगा। फिर और थी कि एक ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना था। फिर उनकी ये डिमांड भी थी कि सेपरेट किया जाए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, रिपेल किया जाए आर्म एक्ट जैसी चीज़ें जिसको इंडिया में जो है इंडियंस को हथियार रखने से जिसको बैन लगाया हुआ था, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाए, ठीक है।
अब कांग्रेस जो थी, अर्लियर कांग्रेस ने नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज भी रेज किए। उसने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है वही है कारण पॉवर्टी और फेमाइंस का इंडिया में। जो इंक्रीज हुआ है लैंड का रेवेन्यू, वो इम्पॉवरिश कर रहा है पीजेंट्स और ज़मींदार को, जो टैक्सेस इतने ज़्यादा लैंड पे इंक्रीज हुए, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ जो ग्रेन है यूरोप को जो जा रही है, वो फूड शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है इंडिया में, हमें एक्सेसिव एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। कांग्रेस ने ये भी डिमांड किया कि रेवेन्यू रिडक्शन हो, मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है उसको कट किया जाए, मिलिट्री पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, और ज़्यादा पैसा लगाया जाए इरीगेशन फैसिलिटी में इंडिया में। इन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए, साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियाज़ लेबर, कैसे अब्रॉड में जो इंडियन लेबर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑल दिस शो के डिस्पाइट बीइंग ए बॉडी ऑफ एजुकेटेड इलाइट, चाहे ये बॉडी एक एजुकेटेड बड़े ऊपर के मतलब हाई क्लास के लोग थे, लीड्स लोग थे, जो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, कांग्रेस ने जो है डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर भी कांग्रेस ने सिर्फ कोई बड़े प्रोफेशनल फैक्ट्री या बड़े कैपिटलिस्ट के या हक में, या ज़मींदार के या इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में नहीं बोला। मॉडर्न लीडर जो है एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे कि कैसा अनजस्ट रूल है इंडिया में। उन्होंने पब्लिश न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स लिखे, शो किया कि कैसे ब्रिटिश रूल लीड कर रहा है, इकोनॉमिक र्यून हमारी कंट्री का। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रू स्पीचेस। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में एक पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए। उन्हें लगा कि दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर दी, उन्हें ये लगा कि ब्रिटिश के को नहीं, फ्रीडम ऑफ जस्टिस के जो जो प्रिंसिपल है उस पर उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किए डिमांड ऑफ इंडियंस कि वो एक्सेप्ट करेंगे हमारी डिमांड, व्हाट वाज नेसेसरी, जो ज़रूरी है। देयरफॉर उन्होंने ये डिमांड एक्सप्रेस की और गवर्नमेंट अवेयर हो गए, अवेयर किया गवर्नमेंट को क्या फील कर रही है इंडिया। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। तो 1890 से बहुत सारे इंडियंस ने ना ये राइज किया क्वेश्चन पॉलिटिकल स्टाइल में ऑफ कांग्रेस के। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के लीडर सच एज बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, वो एक्सप्लोर करने लगे और रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड। उन्होंने क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, कि सिर्फ दुआएं मांग रहे हैं ये लोग, और एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस पे कि सेल्फ रिलाई और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। हम आर्ग्यू करना चाहिए लोगों को कि वो रिलाई करें अपनी खुद की ताकत पर, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। कि भाई ठीक है गवर्नमेंट कुछ करेगी उस उम्मीद में, होप में नहीं बैठ जाना, हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा, लोगों को लड़ना पड़ेगा स्वराज के लिए। तिलक ने ये रेज किया था स्लोगन कि फ्रीडम मेरी बर्थ राइट है और आई शैल हैव इट, कि मेरा जो है मेरी पैदाइशी हक है आज़ादी और मैं उसको लेके रहूँगा। 1905 में जो है वाइसरॉय कर्जन ने पार्टीशन कर दिया बंगाल का। अब इस टाइम पे बंगाल जो है बिगेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का और इंक्लूड करता था बिहार और उड़ीसा का पार्ट भी। अब ब्रिटिश ने ये आर्ग्यू किया कि बंगाल को डिवाइड किया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब है, हुज कन्वीनियंस डिड इट, अब ये किसका कन्वीनियंस है, किसका कन्वीनियंस, क्लियरली ये इंटरेस्ट है ब्रिटिश का ऑफिशियल और बिजनेसमैन का। इवन सो इंस्टेड ऑफ देखो, इंस्टेड ऑफ जो नॉन बंगालीज थे एरियाज थे उनको रिमूव नहीं किया प्रोविंस ने, गवर्नमेंट ने सेपरेट कर दिया ईस्ट बंगाल को और मर्ज कर दिया असम के साथ। परहैप्स मेन ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिश का था वो कर्टेल करने का, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो बंगाल के पॉलिटिशियंस थे और उसके लोगों को जो है अलग अलग करने का, ठीक है। और पार्टीशन बंगाल का जो है उसका लोगों को बहुत गुस्सा आया, बहुत सारे इंडियंस को ऑल ओवर द इंडिया। और सेक्शन ऑफ कांग्रेस जो थी मॉडरेट और रेडिकल्स थे, दे ऑल्सो कॉल्ड और अपोज, इस चीज़ को इन्होंने गलत ठहरा, अपोज किया। जो लार्ज पब्लिक मीटिंग हुई, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए गए, नोवल मेथड जो मास प्रोटेस्ट डेवलप हुए और एक स्ट्रगल जो है अनफोल्ड हुई और केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट रिलेटेड टू बंगाल पार्टीशन, याद रखना। और जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट थी बंगाल में, बट उसकी एकोज, उसकी चीखें जो है पूरी जो है सब जगह सुनाई दे रही थी। फॉर एग्जांपल जो आंध्रास के डेल्टा थे, इस यहाँ पे वंदे मातरम मूवमेंट चला तो लार्ज स्केल पीपल रोड्स पे आए, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ने अपोज कर रही थी ब्रिटिश रूल को और इनकरेज कर दिया आइडिया सेल्फ हेल्प का, खुद अपनी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। स्वदेशी इंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन यूज़ किया इंडियन लैंग्वेज का टू फाइट स्वराज। तो रेडिकल जो थे वो एडवोकेट कर रहे थे कि मास मूवमेंट होना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। ओपनिंग डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वर द मार्क्ड बाई मेनी अदर डेवलपमेंट एज वेल एज। जब जैसे ही 20th सेंचुरी शुरू हुई ना तो बहुत सारी चेंजेस आई। जो ग्रुप्स ऑफ जो एक ग्रुप ऑफ जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब थे, उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ढाका में बनाई 1906 में। ये लीग जो है, दिस लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
जब बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, अब यहीं पे मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ, जो मुस्लिम लीग है ढाका में, इन्होंने जो है बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया, क्योंकि बिकॉज इट डिजायर्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और डिमांड करने लगे कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट इन 1909। और क्योंकि इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम्स के लिए, और जो डिमांड 1909 में पूरी भी की गई ब्रिटिश के द्वारा, बिकॉज ब्रिटिश ऑलरेडी वांटेड टू डिवाइड पीपल एंड रूल। तो सम सीट जो थी काउंसिल्स में वो अब रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, जो इलेक्ट होंगे मुस्लिम वोटर के ही, वोटर से ही। अब दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर ए फॉलोइंग बाय डिस्टर्बिंग फेवर टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि ये एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है अपने खुद के रिलीजन के लिए ना। मीनवाइल जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ 1907 में, जो मॉडरेट ने वर अपोज टू यूज ऑफ बाइकॉट। अब मॉडरेट बाइकआउट करना नहीं चाहते थे, दे थॉट के जो है इससे क्या सीवियर रिपरकशन होंगे गवर्नमेंट के, हमारी जो है एसोसिएशंस पे और लोगों के भी। तो उनको लगा कि इससे जो है दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्स, और हमें जो है पीसफुली जो है कुछ भी करना है। इस स्प्लिट के बाद जो है कांग्रेस केम टू डोमिनेटेड बाय मॉडरेट, जहां तिलक जो है फॉलोअर्स फंक्शन एज फ्रॉम द आउटसाइड। तो मॉडरेट ज़्यादातर डोमिनेट करने लगे, जो एक्सट्रीमिस्ट से वो निकल गए, और जो तिलक है वो आउटसाइड से जो है सपोर्ट करने लगे। अब दो ग्रुप, ये दोनों ग्रुप यूनाइट हुए दिसंबर 1915 को। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ने हिस्टोरिक पैक्ट जो है लखनऊ पैक्ट भी साइन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वर्क करेंगे टुगेदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है कंट्री में लाने के लिए। अब फेज शुरू होता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, जो आफ्टर 1919 के बाद जो स्ट्रगल है ब्रिटिश रूल के पास, वो ग्रेजुअली एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि गांधी जी का भी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आ गया था नेशनलिज्म में। जो पीजेंट्स हैं, ट्राइबल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं लार्ज नंबर में, एंड ओकेजनली जो फैक्ट्री वर्कर्स भी हैं, सर्टन बिजनेस ग्रुप्स भी ज्वाइन करने लगे, जो एक्टिवली सपोर्ट करने लगे कांग्रेस को 1920 के बाद। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो अल्टर कर दिया था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में। यहाँ पे डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया था। गवर्नमेंट जो है उसके टर्न में उसको एक्सपेंडिचर्स को, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ कर रही थी। इंडिविजुअल इनकम और बिजनेस जो है प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो रहा, मतलब बढ़ा रहे थे, तो वो कम हो रहा था। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ और डिमांड जो है वॉर का, सप्लाई का, उससे जो है शार्प राइज हुआ प्राइजेस का, और ये ग्रेट डिफिकल्टी प्रोड्यूस किया कॉमन पीपल के लिए। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। ऑन दी अदर हैंड जो बिजनेस ग्रुप थे उन्हें फैबुलसली प्रॉफिट हुआ वॉर से। एज हमने चैप्टर 6 में भी देखा कैसे वॉर क्रिएट करता है डिमांड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लिए, गुड्स के लिए, जूट बैग, क्लोथ, रेल्स, और डिक्लाइन करता है इंपोर्ट अदर कंट्री से इंडिया में। सो अब इंडियन इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई वॉर्स के टाइम पे, और इंडियन बिजनेसेस ग्रुप्स जो हैं वो डिमांड करने लगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट के लिए। War led the British to expand their army villages were pressure to supply soldiers to the alien cause। अब देखो वॉर क्या है, ब्रिटिश की आर्मी एक्सपैंड हुई ड्यू टू वॉर, क्योंकि लार्जर कैजुअलिटीज हुई। इससे क्या हुआ, विलेजेस जो थी वहां से डिमांड किए गए यंग पीपल्स जो रिक्रूट होंगे यहाँ पे, और किसी एलियन कॉज के लिए कहीं जाके यूरोप में लड़ रहे हैं वो लोग। तो इससे एक डिससेटिस्फैक्शन विलेजेस में भी क्रिएट हुआ, तो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को अब्रोड भेजा गया, और बहुत से लोग जो है वॉर के बाद वापस घर भी नहीं आएंगे। और जो आए वो एक अंडरस्टैंडिंग के आए कैसे इंपीरियल पावर्स ने जो एक्सप्लॉइट किया लोगों को एशिया और अफ्रीका के, और डिज़ायर उनको में पैदा हुई कि इन कॉलोनियल रूल को जो है अपोज करना चाहिए। कैसे लोग बाहर कितनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम ऑपरेशन के नीचे जी रहे हैं। फर्दर जो 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन, इससे क्या हुआ? देखो रशियन रेवोल्यूशन हुआ ना, न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स और वर्कर्स की स्ट्रगल और नए आइडिया सोशलिज्म के सर्कुलेट हुए, और इंस्पायर किया इंडियन नेशनलिस्ट को कि कैसे कुछ पीजेंट्स और जो है इन लोगों ने मिलकर एक मास मूवमेंट और उससे अपने देश को जो है आज़ाद किया। ठीक है, फ्यूडलिस्ट सोसाइटी थी। तो एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, देखो इन सर्कमस्टांसिस में महात्मा गांधी जो इमर्ज हुए एक मास लीडर, समझे, एक मास लीडर इमर्ज हुए। एज यू नो गांधी जो हैं एज ए एज ऑफ 46 जो थे वो इंडिया में पहुंचे 1915 में साउथ अफ्रीका से, और हैविंग लेड जो है इंडियन लोगों को नॉन मूवमेंट जो है मार्चेस के अगेंस्ट, जो है रेसिस रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट, इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काम किया। उनकी साउथ अफ्रीका जी जो कैंपेन्स थी, और एक इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड लीडर बन गए थे। उनके कॉन्टैक्ट बहुत सारे इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल और नॉर्थ इंडियन से हुए, अपर क्लास मर्चेंट और लॉयर और वर्कर से भी रहे वहाँ पे।
तो महात्मा गांधी ने जो अपना पहला साल है इंडिया में वो ट्रैवल करने में थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल किया और अंडरस्टैंड किया कि पीपल, उनकी नीड्स, ओवरऑल सिचुएशन। हिज अर्लीस्ट जो इंटरवेंशन था वो लोकल जो मूवमेंट है चंपारण की, वहाँ पे था, जहाँ खेड़ा और अहमदाबाद में, जहाँ वो कांटेक्ट में आए लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे, अहमदाबाद में जहाँ वो सक्सेसफुल मिल वर्कर की स्ट्राइक में 1918 में। ठीक है, लेट अस नाउ फोकस इन डिटेल मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज की गई 1919 से 2022 तक। सबसे पहले हम सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ेंगे। 1919 में जो है गांधी ने कॉल किया कि वो सत्याग्रह करेंगे रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट जो ब्रिटिश ने पास किया है। ये एक्ट जो है फंडामेंटली क्या कर्व करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्पीच को, किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्ट्रेंथन पुलिस फोर्स। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है और क्या इंपावर करता है, स्टेट को इंपावर करता है, पुलिस पावर को। अब महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरों को यह लिखा है कि गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो लोगों के बेसिक फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा ये एक डेवलिश और टायरेनिकल एक्ट है। गांधी जी ने इंडियन पीपल से कहा कि वो 6 अप्रैल 1919 को एक डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन करें इस एक्ट के खिलाफ, एक ह्यूमिलेशन और प्रेयर एंड हड़ताल करें। सत्याग्रह सभा जो है ऑर्गेनाइज की गई और मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखो रॉवलेट जो सत्याग्रह थी वो टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल थ्रू इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज। ये पहली जो है फर्स्ट जो है ऑल इंडियन स्ट्रगल थी जो मासेज में, हालांकि ये सिटीज़ में रिस्ट्रिक्टेड थी। और अप्रैल 1919 में जो नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल जो है कंट्री और गवर्नमेंट ने क्या यूज़ की, ब्रूटल मेजर उसको सप्रेस करने के लिए। जिन्नावाला जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, एट्रोसिटी जो इन्फ्लिक्ट की गई जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी वाले दिन, वो भी पार्ट था इस रिप्रेशन का। मैसेकर हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्रेस किया अपना पेन और एंगर और कंट्री को रिनाउंस करके अपना नाइटहुड। ठीक है, एक ऑनर जो ब्रिटिश क्राउन देता था एक्सेप्शनल पर्सनल के अचीवमेंट को पब्लिक सर्विस में। ठीक है, उसको नाइट कहते हैं। अब सत्याग्रह जो है, ड्यूरिंग सत्याग्रह पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू इंश्योर कि हिंदू, मुस्लिम्स और बाकी जो यूनाइटेड हैं वो फाइट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसको ये कॉल किसका था, महात्मा गांधी का, जो हमेशा कहते थे कि इंडिया एक लैंड है सभी लोगों की जो इसमें रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या थोस जो दूसरे रिलीजन के। ही वाज कीन कि हिंदू और मुस्लिम जो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को इस कॉज। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह। ठीक है, फिर आई खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो खिलाफत इशू जो है ना वो 1920 में हुआ था, जब ब्रिटिश ने इम्पोज की थी एक हार्श ट्रीटी तुर्किश सुल्तान पे, खलीफा जो थे और या खलीफा। पीपल बहुत फ्यूरियस थे क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लोग बड़े फ्यूरियस थे और इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो खलीफा के इशू को लेके जो है वो चाहते थे कि खलीफा जो है अपनी पावर्स को रिटेन करे और जो सीक्रेट प्लेस है जो मक्का में उस पे ऊपर भी अपना कंट्रोल रखे। तो ओटोमन एम्पायर जो था, जो लीडर ऑफ खलीफा एजिटेशन था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो नाउ विशेस टू इग्नाइट फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब मोहम्मद अली और शौकत अली चाहते थे कि हम मूवमेंट चलाएं ब्रिटिश के खिलाफ, है ना, और गांधी जी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। ठीक है, और अर्ज किया कांग्रेस को कि वो इस कैंपेन को पंजाब में जो गलत हुआ, पंजाब रोंग्स, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ और खिलाफत रोंग में डिमांड करें स्वराज। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने मोमेंटम गेन किया 1921 और 22 में। 1000 स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल्स और कॉलेजेस। बहुत से लॉयर्स ने एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, C गोपालाचार्य, आशफ अली, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल सरेंडर कर दिया, लेजिस्लेचर को बाइकआउट कर दिया। पीपल ने लिट किए पब्लिक बोन फायर्स और फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया। इंपोर्ट फॉरेन क्लोथ्स का बहुत ड्रास्टिकली गिर गया 1920 से 22 में। ठीक है, बट ऑल दीज वर मेरली ए टिप ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, जो लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री थी वो एक ऑन अ ब्रिंक ऑफ फॉरबिडन रिवोल्ट। अब लोगों के क्या इनिशिएटिव थे, देखो बहुत सारे लोगों ने, पीपल ने रेजिस्ट किया ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली। अदर वर्ड के डिफरेंट क्लास और जो ग्रुप्स थी वो गांधी जी के चलाए गए रास्ते पर प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से उनके आइडिया से उनके खिलाफ भी किया। बहुत जगह गांधी जी के वर नॉट इन अकॉर्डेंस जिनके आइडियाज थे नॉन वायलेंस करना है। इन आइदर केसेस जो लोगों के लिंक थे मूवमेंट के साथ और लोगों जो ग्रीवियंस थे वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे खेड़ा गुजरात और पटीदार के जो पीजेंट्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट रिच और जो रेवेन्यूएबल डिमांड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कोस्टल एरिया जो आंध्रा के या जो इंटीरियर पार्ट है तमिलनाडु का, वहाँ लिकर शॉप्स जो है पिकेट की। गंटोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ट्राइबल और पूर पीजेंट्स ने जो है वो स्टेज किया फॉरेस्ट सत्याग्रह। समटाइम्स सेंडिंग, कभी कभी अपनी कैटल्स को फॉरेस्ट में भेजते थे जानबूझ के बिना टैक्स पे किए।
सो वो अपने अपने वे में कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बिलीव करते थे कि गांधी जी वुड गेट द टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन अबॉलिश्ड, कि गांधी जी ये टैक्सेस रिमूव कराएंगे और फॉरेस्ट के ये जो लॉज हैं इनको अबॉलिश करवाएंगे। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स ने ये प्रोक्लेम किया कि स्वराज बिलीव दैट गांधी जी वाज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश्ड, गांधी राज एस्टैब्लिश होगा स्वराज का, ये मतलब है। सिंध में जो पाकिस्तान में मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स ने वो इंथुजियास्टिकली जो खिलाफत कॉल के खिलाफ लग रहा है। बंगाल में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन अलाइंस हुई, जहाँ जो कम्युनल यूनिटी हुई, स्ट्रेंथ हुआ यूनियन में, तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम करने लगे। पंजाब में अकाली एजिटेशन हुआ, जहाँ सिख्स जो है वो जो है रिमूव करना चाहते थे जो करप्ट महंता से, ठीक है, जो गुरुद्वाराज की कंट्रोल ब्रिटिश ने दी हुई थी इनको। मूवमेंट जो है वो क्लोजली आइडेंटिफाइड करती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। आसाम में टी गार्डनर लेबरर्स ने गांधी महाराज की जय डिमांड किया कि इंक्रीज किए जाए उनके वेजेस। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिश के खिलाफ जो है डिफरेंट वेज में पीपल ने अपनी डिससेटिस्फैक्शन शो की। अब द पीपल्स महात्मा, देखो हमने देखा अबव में कैसे समटाइम कि पीपल जो है थॉट कि गांधी जी ही एक काइंड ऑफ मसीहा है, समझे, मसीहा है, as someone who could help them overcome their misery and poverty। अब गांधी जी विशेष क्या कि बिल्ड करे क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि डिफरेंट क्लासेस शुड गेट टुगेदर, हैव्स और हैव नॉट, इट डजंट मैटर, पीजेंट्स और वर्कर, इट डजंट मैटर, नॉट दैट फाइट बिटवीन द टू। So in their fight against zamindar and agricultural labor belief that he would provide them land. At times ordinary people credited Gandhi for their own achievements. They did achieve by themselves, but they still credit Gandhi जी for what they have achieved। ठीक है, इलीगल eviction के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गांधी जी डिमांडेड। सो इस इन दिस काइंड दे फॉट अगेंस्ट देम एंड दे कंसीडर्ड गांधी जी एज समबडी ऑफ ए काइंड ऑफ ए मसीहा, जो यही हमारे कुछ करेंगे। ओके, अब हैपनिंग पढ़ते हैं 1922 से 29 के बीच में क्या हुआ। देखो महात्मा गांधी एज यू नो ये नॉन वायलेंस के तो अगेंस्ट वायलेंट जो मूवमेंट है उसके, और ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फरवरी 92 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। जो क्राउड ऑफ पीजेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने चौकी चौरा में एक पुलिस की जो चौकी थी उसको फायर कर दिया, पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया। 22 पुलिसमैन मर गए उस दिन पे, और पीजेंट्स प्रोवोक्ड थे बिकॉज पुलिस ने फायर किए थे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओवर हुई तो गांधी ने फॉलो किया, स्ट्रेस किया कि कांग्रेस को वर्क अंडरटेक करने, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरियाज में। अदर लेडीज जैसे चित्रा रंजन दास या मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए काउंसिल में, और इंटर होना चाहिए और इन्फ्लुएंस करना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी को। ये सिंसियर सोशल वर्क जो विलेजेस में करना चाहिए 1920 से, तो गांधीयन वेर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। अब सपोर्ट बेस को जो है बड़ा करने लगे, क्योंकि उन्होंने वर्क किया है थ्रू कास्ट, सोशल ईवल्स, अच्छा, और पॉवर्टी के खिलाफ, फेमाइन के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। तो ये प्रूव हुआ यूजफुल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब 1930 में शुरू की। देखो दो इंपॉर्टेंट डेवलप मूवमेंट हुई जो मिड 20s में हुई। पहली फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय ये स्वामी सेवक संघ है, जो स्वामी सेवक जो आरएसएस का एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दोनों पार्टी के डिफरेंट आइडियाज़ थे अबाउट कैसे कंट्री इंडिया होगी। फाइंड आउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत और रिवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट से सरदार भगत सिंह, वो भी एक्टिव थे इस पीरियड में। ठीक है, आरएसएस के बारे में और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में आप पढ़ लेना। ये आइडियाज़ जो है क्लोजली कांग्रेस रिजोल्व टू फाइट, कांग्रेस फिर जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट के लिए फाइट करने लगी। ठीक है, 1929 का जो प्रेसिडेंसी शिप था जवाहरलाल नेहरू का, कॉन्सिक्वेंसली इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 20। इसीलिए तो देखो 29 जनवरी 29 को जो है पूर्ण स्वराज की बात की गई अंडर द प्रेसिडेंसी शिप ऑफ कांग्रेस के जो सेशन में नेहरू जी ने। इसलिए हम 26 जनवरी 1930 को जो है ऑल ओवर द कंट्री वाज ऑब्जर्व्ड, क्या, इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया 26 जनवरी 1930। हम आजकल रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन पे, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम दांडी मार्च। देखो पूर्ण स्वराज वाज नेवर कम ऑन इट्स ओन, अपने आप से तो आएगा नहीं, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। 1930 में गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। According to this law, the state has a monopoly on the manufacturing of sale of salt. तो महात्मा गांधी along with other nationalists reasoned that it is sinful to tax salt and since it is essential item of our food. तो महात्मा गांधी ने कहा कि पूर्ण स्वराज ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। ठीक है,
उन्होंने कहा कि सॉल्ट को मैं यहाँ से डांडी मार्च करूँगा और जाके सॉल्ट तोड़ूंगा ताकि ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाए। सॉल्ट लॉ क्या था कि ये गांधी जी बोलते थे कि गवर्नमेंट की मोनोपोली सॉल्ट पे नहीं होनी चाहिए, वो टैक्स नहीं करना चाहिए सॉल्ट, क्योंकि ये एक सिंफुल काम है, गुनाह वाला काम है, क्योंकि सॉल्ट एक असेंशियल आइटम है हमारे फूड की। तो सॉल्ट मार्च जो है वो जनरली डिज़ायर थी कि फ्रीडम, कुछ स्पेसिफिक ग्रीवियंस जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, प्रॉब्लम से जो हम सब सहते हैं, एंड थोज डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। गांधी जी और उसके फॉलोअर्स ने मार्च किया 240 किलोमीटर साबरमती से कोस्टल टाउन में दांडी में, जहां उन्होंने ब्रेक किया गवर्नमेंट लॉ, जहां गैदर किया नेचुरल सॉल्ट जो सी शोर पे है, उसको सी वाटर को बॉयल करके प्रोड्यूस किया जाता है जो लोकल पीपल के द्वारा, उसको तोड़ा गया। ठीक है। और पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन्स जो है लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। बिजनेस फेडरेशंस ने पब्लिश किए पैम्पलेट्स जो इशू किए हुए सॉल्ट लॉ पे, क्योंकि सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करता, एवरीबडी यूजेज इट। तो ये कंबाइन की स्ट्रगल बोर फ्रूट। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 हुआ तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इलेक्शन जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में होंगे 1937 में। गांधी ने जो कांग्रेस है उसने 11 में से 7 प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो सितंबर 1389 में 2 ईयर के बाद कांग्रेस का प्रोविंसेस में रूल के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुई तो क्रिटिकल ऑफ जो हिटलर है, कांग्रेस लीडर्स ने जो है वो रेडी थे सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश एफर्ट्स के लिए, क्योंकि हिटलर जो काम कर रहा था वो गलत था। बट इन रिटर्न वो इंडियन चाहते थे कि उन्हें इंडिपेंडेंस ग्रांट किए जाए वॉर के बाद, अगर हम इस वॉर में आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने ये रिफाज मानने से मना कर दिया, तो कांग्रेस ने जो है मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। तो 1939 में जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ओके, अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हम सिर्फ पढ़ते हैं, चल के नेक्स्ट देखो। अब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि इनिशिएट करने के लिए एक न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश मिडिल ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। उन्होंने कहा कि हम एक मूवमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि लोग देखो पीपल वांटेड कि ये सही मौका है कि जब जो है ब्रिटिश को वहाँ लड़ाई कर रहे हैं हम लोग अपनी आज़ादी ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि क्या है कि हम जो है उनकी परेशानियों में और ज़्यादा इजाफा नहीं करेंगे, बिकॉज हिटलर वाज डूइंग इज अगेंस्ट द वर्ल्ड, नॉट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कंट्री और एनीथिंग। ओके, तो ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम टू पीपल, ही सेड डू और डाई इफ यू एफर्ट्स टू फाइट द ब्रिटिश। और क्विट मूवमेंट ये चला फिर 1943 में जो क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि अब जो है हमें डू और डाई है। पहली बार गांधी जी ने कहा या तो हमने लड़ते हुए मर जाना है या हमने आज़ादी लेनी है। ठीक है, हम कुछ भी करेंगे, है ना, बट यू मस्ट फाइट। लेकिन हमें नॉन वायलेंटली फाइट करनी है। गांधी जी और अदर लीडर जो है जेल हो गए एट वंस, लेकिन मूवमेंट स्प्रेड हो गई। गांधी जी और बाकी जो मेन प्रोमिनेंट लीडर थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये स्पेसिफिकली अट्रैक्ट किया जो यूथ थे, जो पीजेंट्स थे। कम्युनिकेशन और सिंबल ऑफ जो स्टेट अथॉरिटी थी वो अटैक की गई पूरी दुनिया में, बहुत पार्ट्स में। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था ब्रिटिश का वो सीवियर रिप्रेशन था। बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 पीपल अरेस्ट किए और अराउंड 1,000 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। बहुत सी जगह ऑर्डर दिया गया कि मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन। रेबेलियन होएवर अल्टीमेटली ब्रॉट राज टू इट्स नी टुवर्ड इंडिपेंडेंस डे एंड पार्टीशन। देखो मीनवाइल 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन मूव किया, डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। रेजोल्यूशन ने डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ और द पाकिस्तान, लेकिन रेजोल्यूशन में कोई मेंशन नहीं था पार्टीशन या पाकिस्तान, लेकिन वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट 2 जगहों पे। ठीक है, एक जहाँ प्रेजेंट डे बंगला है और एक नॉर्थ वेस्ट जहाँ पाकिस्तान। अब वाई डिड मुस्लिम लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? क्यों चाहते थे ये ऐसा? देखो फर्दर फ्रॉम लेट 1930 देखो द लीग जो है व्यू करने लगी मुस्लिम को एक सेपरेट एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदूज। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट में हैव बीन इन्फ्लुएंस, जो हिस्ट्री ऑफ टेंशन थी ना हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स के बीच जो 1920 से स्टार्ट हुई थी, कम्युनल वायलेंस जो 1909 में स्टार्ट हो गया था सेपरेट इलेक्टोरेट से, जो ब्रिटिश ने डिवाइड किया था, वो एक्चुअली उसका रिजल्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे 1937 के, वो सीम टू कन्विंस कि जो लीग है, जो मुस्लिम है, वो इन माइनॉरिटी, क्योंकि इनको इतने वोट ही नहीं मिले। उन्होंने ये भी लगा कि हम हमेशा सेकंड फिडल प्ले करते रहेंगे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। उन्हें ये डर था कि मुस्लिम जो है वो अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाएंगे। कांग्रेस ने कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग को है ना, वो डिसाइड टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस मुस्लिम लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 अनॉयड द लीग।
अब जो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि लीग को से के साथ हमने प्रोविंशियल में गवर्नमेंट बनाने का, प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस में, उन्हें और गुस्सा आया। अब कांग्रेस का भी यहाँ फेलियर है कि वो मोबिलाइज नहीं कर सके मुस्लिम मासेस को, और इन 1930 अलो किया लीग को कि वो अपना जो है सपोर्ट बेस को और बढ़ा सके। ठीक है, बाई 1940 जब जितने भी कांग्रेस लीडर वो जेल में थे एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, तो ब्रिटिश ने ओपन निगोसिएशन स्टार्ट की कांग्रेस में और लीग में, और क्या किया, देमसेल्फ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये टॉक फेल होगी क्योंकि लीग ने अपने आप को एक सोल स्पोक पर्सन समझ लिया था मुस्लिम लीग का, और कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ये क्लेम के लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो है वो स्टिल सपोर्टेड। अब इलेक्शन जो है प्रोविंसेस में वो फिर हुए 1946 में, ठीक है, और कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट लीग ने सक्सेस जो है सीट जो रिजर्व थी मुस्लिम लीग्स के लिए वो स्पेक्टेकुलर थी। ये इट परसिस्टेड विद द डिमांड के पाकिस्तान, जो मार्च 1946 ने ब्रिटिश ने कैबिनेट सेंड की 3 मेंबर्स की कैबिनेट मिशन जो है 3 मेंबर्स का दिल्ली में इस डिमांड को देखने के लिए और सजेस्ट करने के लिए कोई सूटेबल फ्रेमवर्क फ्री इंडिया के लिए। मिशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ करना चाहिए एक लूज कन्फेडरेशन में, कुछ ऑटोनॉमी जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को देनी चाहिए। बट इट कुड नॉट गेट द क्वेश्चन के मुस्लिम लीग टू एग्री स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द प्रोविंस, पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस इनएविटेबल। लेकिन ये चीज़ें ना तो कांग्रेस को ना मुस्लिम लीग इस पे एग्री हुई कि कुछ लूज कन्फेडरेशन बना दो फेडरल, और कुछ जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को कुछ ऑटोनॉमी दे दो, ये चीज़ों पे कोई राजी नहीं हुआ। इससे जो पार्टीशन इनएविटेबल होगा। देखो, कैबिनेट मिशन का फेलियर के बाद ना मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि वो मास एजिटेशन स्टार्ट करेंगे और विनिंग इट्स पाकिस्तान के डिमांड पे, सॉरी, तो अनाउंस किया गया, इट अनाउंस 16 अगस्त 1947 एक डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया मुस्लिम लीग ने। राउट्स जो है ब्रेकआउट हो गए कलकत्ता में, तो लास्ट सर्वल डे तक, और रिजल्ट किया डेथ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे। बाई मार्च 1947 ये वायलेंस स्प्रेड हो गया डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, 100,000 ऑफ पीपल जो है वो किल्ड, न्यूमरस वुमेन्स हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटैलिटी ऑफ पार्टीशन। मतलब बता ही नहीं जा सकती वुमेन्स के साथ जो क्राइम हुए। मिलियन पीपल जो हैं वो अपने घरों से भागे, टॉर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, वो रेफ्यूजीज बन गए एक एलियन लैंड पे, ठीक है। और इस तरीके से जो है पार्टीशंस का फिर आया, फिर इंडिपेंडेंस डे एक्ट पास किया गया, ठीक है, 1947। फिर रेफ्यूजीज इधर के उधर गए, इधर से उधर गए, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो वायलेंस हुआ वो तो गिनने की बात नहीं। Thousands of people died, thousands of people were displaced, thousands of people died due to famine, due to not having proper clothes, shelter। तो वो कहानी आज तक चली जा रही है, वो तो हमें पता ही है ना। तो ये एक जो है लार्ज स्केल वायलेंस हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है, फिर जाके कहीं जो है आज़ादी मिली। ओके, तो आज तक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट एक्चुअली हम क्लास 9th की अब NCERT हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8th की आज इतने ही थे शायद, नहीं, जितने यूनिट होने थे वो हो चुके। ओके, सो ये था कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का जनरल ओवरव्यू। एक चैप्टर में जो है ये कंप्लीट तो नहीं हो सकती जो हमने किया है 1870 से। अब हम 1870 से जो है 1947, अब 1870 से 1947 का अगर हम देखें तो ये एक लार्ज है, बहुत बड़ा इसमें एक वक्फा। इसमें हम लोग पर्टिकुलर जो है एक एक करके टॉपिक्स जो है जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और इनको एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट लीडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया है कि क्यों, किस चीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। इतना ही रखना है आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।